फिर आपका संडे टेस्ट डिस्कशन सैटरडे को करूँगी, इस कमिंग सैटरडे, ठीक है? यो मैम। नहीं तो हमारा बहुत मॉलिक्यूलर पीछे रह जाता, तो मैंने सोचा वो क्यों डिले करें, राइट? यो मैम। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है हमारा मॉलिक्यूलर चैप्टर। तीन लिख लिया बेटा? यो मैम। यो। So this would be our molecular basis of inheritance. आज से हम इसे स्टार्ट करेंगे, होपफुली हम इसको जल्दी से काफी आगे ले जाएंगे, क्योंकि ये लंबा चैप्टर है, इट टेक टाइम। तो आज जो एक्चुअली मैं कराने वाली हूँ ना, वो आपको 11th ग्रेड का बायोमोलिक्यूल्स याद है आप लोगों को? बायोमोलिक्यूल्स में आपने न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक देखा होगा। यो मैम। यो मैम। नहीं याद किया? बायोमोलिक्यूल के चैप्टर में ना, अगर आपको थोड़ा सा भी याद है तो बायोमोलिक्यूल का जो चैप्टर है 11th ग्रेड का है, और ये चैप्टर डिवाइड होता है प्रोटीन, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर लिपिड्स में, लिपिड्स आर द फैट्स, एंड फिर हमारे न्यूक्लिक एसिड में, और उसके बाद आप एंजाइम्स के बारे में एंड में पढ़ते हो। इस चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, वो एक्चुअली एंजाइम्स है, ठीक है? और इस चैप्टर में छोटे छोटे चार्ट बने होते हैं, जिससे नीट हर साल क्वेश्चन पूछता है। सो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी चैप्टर में आप पढ़ते हो न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड जो बेस है ना, ये आप यहाँ पढ़ते हो। फिर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम आपको आगे पढ़ाते हैं, बिकॉज आपने 11th मेरे साथ पढ़ी नहीं है, और मुझे नहीं पता आपको कितनी आती है ये पार्ट, इसलिए न्यूक्लिक एसिड का जो बेस है बायोमोलिक्यूल्स का, वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है? पहले हम न्यूक्लिक एसिड करेंगे। मैं ये अज्यूम करती हूँ आपको बिल्कुल याद नहीं है, लेट्स अज्यूम कि इतना टाइम हो गया है ना अब, तो ये अज्यूम करके चल रहे हैं, और इसलिए आज का जो चैप्टर है, आज हम न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट ही खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो आज का टॉपिक रहेगा न्यूक्लिक एसिड, राइट? अब जो मुझे आप लोगों से चाहिए वो ये कि आप लोग एक छोटी सी डायरी खरीद लो। आप किसी भी स्टेशनरी की शॉप में जाओगे ना, 10 to 20 रुपीज की छोटी छोटी डायरी आती है, ऐसे ऐसे होता है, मोस्टली ना स्प्रिंग सा लगा होता है उस पे, जैसे मेरे पास थी ना स्कूल टाइम में, मैं वो ऐसे छोटे से स्प्रिंग लगा होता है, ऐसी डायरी होती है। अगर पापा मम्मी कहीं गवर्नमेंट ऑफिस या कहीं पे काम करते हो, तो ये डायरीज तो फ्री में मिल जाएगी तुम्हें, उनको मिलती रहती है। तो ये वाली डायरी ले लो, ठीक है? और उस डायरी में आप लोग क्या लिखना स्टार्ट करोगे, आप उस डायरी में कॉलेज के बारे में लिखना स्टार्ट करोगे, किस कॉलेज की कब एडमिशन ओपन हुई है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने डायरी ली और उस डायरी में आपने सिर्फ कॉलेज की डिटेल्स ही लिखनी है, तो वहाँ पे आप सबसे पहला जो लिखोगे, दैट यू विल राइट डाउन कौन सा जो दिसंबर में आएगा, BHU। BHU स्टैंड्स फॉर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द वेरी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी इन इंडिया, ठीक है? बनारस यूनिवर्सिटी डालोगे, फिर आप उसका डालोगे एंट्रेंस एग्जाम कब है, एंट्रेंस एग्जाम की डेट आप लिखोगे यहाँ पर, उसके एंट्रेंस एग्जाम की डेट कब है, और उसका फॉर्म कब निकल रहा है, फॉर्म सबमिशन, उसकी डेट या मेंशन करोगे। तो ऐसे आप गलती से भी कोई एग्जाम स्किप नहीं करोगे। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम स्किप करे हैं, और उनका रीजन ये था कि उनको लगा सिर्फ नीट हो जाएगा तो और किसी एग्जाम की जरूरत नहीं है। दूसरा, उनमें से कभी किसी ने ये लिख के ही नहीं रखा था, जबकि मैंने बहुत पहले बोला था, तो उनको पता भी नहीं चला पेपर हुए कब, निकले कब, और उन्होंने कब दिए ही नहीं। अब जब रिजल्ट आया है तो देखो, बहुत बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है, ऐसा नहीं होता ना हर किसी का सिलेक्शन होगा, कुछ ना कुछ तो हैम्पर होगा, इतना तो तुम समझते हो ना सब? यो मैम। इवन हम अपना 100% दे, कभी कभार हमारा डिजायरेबल रिजल्ट भी नहीं आ रहा, लेकिन आपके पास कोई कॉलेज तो होना चाहिए ना, आप चाहे उसको ना ज्वाइन करो। फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड, आप चाहे बाद में ना लो, आपको नहीं करनी ना BSc, मत करो। आपको आपको दोबारा से ड्रॉप लेके MBBS के प्रिपेयर करना है, MBBS कर लो, वो आपकी चॉइस है। लेकिन कोई डोर खुला तो रहना चाहिए ना। सोचो आपने कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम भरा ही नहीं है, तो अब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैम आपकी आवाज मैम वॉइस नहीं आ रही। वॉइस नहीं आ रही आपकी, अब आ रही है?
गुड इवनिंग यो मैम। मैं फोन से एग्जिट करूँ, लाइट चली गई है तो मैंने फोन से कनेक्ट करा। ओके, अब आ रही है ना? यो मैम। तो बेटा सोचो ये भरा ही नहीं, इस वजह से कॉलेज नहीं मिल रहा, ये बड़ी गलत बात है। तो मुझे बहुत दुख भी हुआ, हर साल बच्चे ऐसा करते ही हैं। तो एटलीस्ट तुम मत करना, प्लीज मेक अ डायरी, कॉलेज के बारे में लिखोगे, फिर आपको वो ज्वाइन करना या नहीं वो आपकी चॉइस है ना? लेकिन आप एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन तो रखोगे ना, राइट? यो मैम। ठीक है, चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड पे। यो मैम। यो मैम। सो व्हाट इज अ न्यूक्लिक एसिड? सबसे बेसिक क्वेश्चन है, न्यूक्लिक एसिड है क्या? वो एक कोई ऐसा मॉलिक्यूल है, कुछ चीजों से बना हुआ है, कुछ एलिमेंट से बना हुआ है, ठीक है? जैसे कि मैं अगर तुमसे पूछ लूं व्हाट इज अ वॉल, तुम्हारे घर पे दीवार है ना, यो मैम। तो दीवार किससे बनी होती है? ब्रेक्स ईंटों से और सीमेंट से और पीओपीज होंगी, उसमें पेंट भी लगा होगा मोस्ट प्रोबेबली, है ना? हो सकता है किसी की टीन से भी बनी हो, राइट? उसी तरीके से न्यूक्लिक एसिड किससे बना है हम उसकी बात कर रहे हैं, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है। तो जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसकी कॉम्पोजिशन क्या है? सिंपल है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन बेस्ड फॉस्फोरस। यस, इन्हीं चीजों से बना है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। लिविंग ऑर्गेनिज्म मैक्सिमम इन्हीं 4 एलिमेंट से बना है मेजरली, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। उसमें तुम एक फॉस्फोरस भी ऐड कर लो, तो उससे बनते हैं आपके न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है ना? तो क्वेश्चन इज, न्यूक्लिक एसिड की कॉम्पोजिशन तो पता चल गई, लेकिन न्यूक्लिक एसिड है क्या? कि कोई एग्जांपल दे सकता है मुझे न्यूक्लिक एसिड्स का? मैम डीएनए एंड आरएनए। यस, yes, DNA and RNA, very good. तो DNA is also a nucleic acid and RNA is also a nucleic acid. ये नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, एसिडिक होते हैं थोड़े से नेचर में, ठीक है? सो DNA एंड RNA दोनों न्यूक्लिक एसिड्स है और दोनों इन्हीं से बने हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। सो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है? अब DNA स्टैंड्स फॉर क्या बोल दिया? ठीक है, माफ करो मुझे। और RNA स्टैंड्स फॉर लड़की है ना, लड़की होती हैं फिर एक साथ बोलना स्टार्ट होती है, किसी को समझ नहीं आता। सो डीएनए मेड ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। देखा जाए तो दोनों में एक चीज कॉमन है ना, दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना? बस डीएनए में एक डीऑक्सी वर्ड आ गया है। डीऑक्सी का मतलब, ऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन कम होती है। हाँ, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन एंड डी का मतलब एब्सेंस। तो एक ऑक्सीजन कम होती है इसमें, बस ये फर्क होता है। क्लियर? आगे न्यूक्लिक एसिड्स आते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड हमें पता चल गया, डीएनए की भी बात हो रही है और आरएनए की बात हो रही है, ठीक है? अब ये कह रहे हैं ये किन से मिलके बने होते हैं, हमने बेसिक कंपोनेंट्स कर दिया। मैं बार बार बोलूंगी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, तो बड़ा लंबा हो गया। तो ये सारे मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल बना लेंगे, ये सारे एलिमेंट्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। वही मॉलिक्यूल रिपीट हो के पूरा न्यूक्लिक एसिड बना रहा है। क्या मतलब मेरी बात का, कि अगर ये डीएनए है, लेट्स से मैं डबल हेलिकल बना रही हूँ डीएनए, ठीक है? ये मेरा डीएनए मॉलिक्यूल है। तो डीएनए मॉलिक्यूल में ना बार बार रेपिटेशन होती है एक मॉलिक्यूल की, उसके 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, दोनों स्ट्रैंड में रेपिटेशन होती रहती है मॉलिक्यूल की। तो ये जो मॉलिक्यूल बार बार अपने आप को रिपीट हो रहा है, जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस से ही बना हुआ है, इस मॉलिक्यूल को हम बुलाते हैं न्यूक्लियोटाइड। टाइड, ठीक है? अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है टाइड और साइड में, तो आज वो क्लियर करेंगे। तो न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड आर जस्ट लाइक ब्रिक्स ऑफ अ वॉल। जैसे एक दीवार में बहुत सारी ईंटें होती है ना, तो ईंटे के ऊपर ईंटें लगती है तब जाके एक दीवार बनती है, उसी तरीके से न्यूक्लियोटाइड के ऊपर न्यूक्लियोटाइड अटैच होते हैं तब जाके पूरा डीएनए का स्ट्रैंड बनता है। क्लियर?
न्यूक्लियोटाइड। सो मैं कह सकती हूँ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है जो उसे बनाने हैं, दैट इज ए न्यूक्लियोटाइड। कौन है? टाइड, टी वाला, तीन वाला। टाइड से तुम्हें याद रखना है 3, याद रहेगा। कोई भी बेसिक ग्रेजुएशन एग्जाम देने जाओगे ना तो वहां पे ये छोटी सी लाइन से क्वेश्चन आ जाता है, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज व्हाट, न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड। तो याद रखना तीन वाला जिसके पास तीनों चीजें हैं, ठीक है। इसीलिए न्यूक्लिक एसिड्स को हम क्या बुलाते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। देखो, एक न्यूक्लियोटाइड के ऊपर दूसरा न्यूक्लियोटाइड के ऊपर तीसरा न्यूक्लियोटाइड के ऊपर चौथा न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स बहुत सारे हैं ना, तो जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स अटैच हो गए तो न्यूक्लियोटाइड्स के आगे हम वर्ड्स लगा देंगे मैनी, और मैनी को हम बायो में बोलेंगे पॉली, सो इट विल बी नोन एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। करेक्ट? ये लाइनें लिख ली। किसी को कोई डाउट है तो आप बताओ मुझे, क्योंकि मुझे वो ना फोन से कनेक्टेड नहीं है, फोन से मेरा नेट कनेक्ट है इस टाइम, लाइट चली गई है ना, वाईफाई नहीं चल रहा। किसी को कोई डाउट है तो रेज योर हैंड। ठीक है, आगे चलते हैं। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड किससे मिलके बना है? मैंने अभी साइड की बात नहीं करी, अभी मैं टाइप पे ही हूँ। तो तुम याद रखना कि जब तीनों चीजें कंप्लीट होगी तभी डीएनए बन पाएगा। तो 3 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2 नहीं 3 इंपॉर्टेंट है। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से बना है, तो टाइड से मुझे याद रखना है 3, ठीक है, याद रह जाएगा। वो बना है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इज बेसिकली ए नाइट्रोजनस रिंग। इसका क्या मैम बेस भी बोल सकते हैं। हम्म? मैम रिंग की जगह नाइट्रोजन बेस भी बोल सकते हाँ हैं। बिल्कुल, नाइट्रोजनस बेस ही बोलते हैं। रिंग क्योंकि मैं अभी स्ट्रक्चर बताने वाली थी इसलिए यूज करा। हेट्रो मतलब डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बना ना, होमो का मतलब होता है सब एक ही हो, हेट्रो मतलब है मॉलिक्यूल का डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंटल अरेंजमेंट हो, है ना, कहीं पे कार्बन है कहीं पे नाइट्रोजन है। तो ये साइक्लिक कंपाउंड से मिलके बना होता है। एक इसके पास होता है साइकिल नाइट्रोजनस बेस की, तो मैं इसको सिंपल लिख देती हूँ, जैसे इसने बोला नाइट्रोजनस बेस, और ये साइक्लिक फॉर्म में होता है ना, तो मैं साइक्लिक लिख रही हूँ। उसके बाद एक और मॉलिक्यूल होता है इसके पास जिसे हम कहते हैं मोनोसेक्राइड, शुगर। तो शुगर का एक छोटा सा रिंग प्रेजेंट होता है। मोनोसेक्राइड, जहां पे वर्ड सेक्राइड आता है उसका मतलब होता है शुगर। शुगर मतलब समथिंग ग्लूकोज। यस, समथिंग मीठा मीठा। तो इसके पास जो होती है वो होती है 5 कार्बन शुगर। पेंटोस। 5 कार्बन शुगर, क्योंकि 5 है तो 5 के लिए जो वर्ड यूज होता है दैट इज पेंटोस, पेंटोस शुगर। शाबाश, वेरी गुड, याद है तुम्हें। और लास्ट में एक होता है फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट का ग्रुप, ठीक है, और जो जनरली होता है PO4 2 नेगेटिव की फॉर्म में। एक फॉस्फोरस, उसके आसपास 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लगे होंगे और नेगेटिव चार्ज होगा। तो डीएनए के ऊपर या आरएनए के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इसी फॉस्फोरस की वजह से आता है, फॉस्फेट की वजह से आता है। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेगेटिव चार्ज। ये नीट का क्वेश्चन है, रिस्पॉन्सिबल टू गिव नेगेटिव चार्ज टू न्यूक्लिक एसिड, ठीक है जी। तो जब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं ना इस पार्ट से, तो ये जो टर्म मैंने तुम्हें बेसिक बताई है ना, ये बेसिक के टर्म्स निकाल के क्वेश्चन आता है। तो बेसिक की एक एक टर्म क्लियर होनी चाहिए। किसी को कोई डाउट अभी तक? नो मैम। देख लिया? यो मैम। देखो, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हाँ बोलो, कोई डाउट है तो चैट कर दो। नो? नो मैम। देखो तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में नाइट्रोजनस बेसिस आते हैं। मोनोसेक्राइड शुगर, शुगर के अंदर पेंटोस शुगर आती है, पहले क्लियर कर देती हूँ, पेंटोस शुगर है, लेकिन शुगर अलग अलग होती है। डीएनए के पास होती है डीऑक्सी राइबोस शुगर और आरएनए के पास होती है राइबोस शुगर। फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट इज PO4 3 नेगेटिव ही होता है, ठीक है, इतना क्लियर सबको? यो मैम। तो ये वाला पॉइंट ऐड कर लो, पेंटोस शुगर वाला, यहाँ पर 2 टाइप की शुगर है ना। अब जहाँ पे मैं तुम्हें टेक्निकल टर्म बताऊंगी ना, कौन सा बॉन्ड किसके साथ, साथ साथ में याद करना है वो, और यही याद करके जाना है, ठीक है, घर बैठ के कोई याद नहीं करेगा। क्लियर? यो मैम। चलो,
अब नाइट्रोजनस बेस की बात करने वाले हैं जो यहाँ पर है हमारे पास, ठीक है। एक होते हैं नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन्स और एक होते हैं पायरिमिडीन। कोई पैरामिडीन कहता है, कोई पिरामिडीन्स कहता है, जो तुम्हें ठीक लगे। प्यूरिन्स एंड पिरामिडीन्स, राइट। लंबी टर्म कौन सी है? पिरामिड। पिरामिडीन। तो जिसका नाम इतना लंबा है ना, वो होता छोटा है ना। जो बहुत ज्यादा बड़ाई करते हैं खुद की वो नॉर्मल होते हैं, जो ज्यादा अपनी बड़ाई बड़ाई नहीं करते वो कमाल के लोग होते हैं। तो पिरामिडीन का इतना बड़ा नाम है, यानी कि इसका रिंग स्ट्रक्चर छोटा है, तो ये सिर्फ 6 कार्बन की रिंग से बना है, ठीक है। अपने बनाए रिंग यो मैम है ना। प्यूरिन्स ऑन द अदर हैंड छोटा नाम है ना, वो 2 कार्बन की रिंग से बना है, कुछ इस तरीके से। पहले 6 कार्बन की रिंग बनाओ, उसके साथ यहाँ पे एक और बना लो। अभी मैं ये रिंग और अच्छे से बाहर बनाऊंगी, बस मैं यहाँ छोटा सा दिखाना चाहती थी, तो इतना याद रह जाएगा हमें। ट्रिक से याद रखना। और जब भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड पढ़ो ना, हमेशा इसको अंडरलाइन कर लिया करो कि ये टाइड वाला है, फिर ना गलती नहीं होती, ठीक है। चलो, तो नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप के, प्यूरिन्स एंड पिरामिडीन्स, ठीक है जी। तो टोटल नाइट्रोजनस बेस कितने होते हैं? 1 2 3 4 5, यस 5 होते हैं पहले तो, कंफ्यूजन ना हो किसी को। प्यूरिन्स कौन से होते हैं? एडेनिन और पिरामिडीन्स कौन से होते हैं? मैम थाइमिन साइटोसिन एंड यूरासिल। लाइट आ गई, एक सेकंड में जरा वाईफाई में शिफ्ट कर जाओ, 1 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट हुआ। हाँ, इट वेंट बैक। दिख रही है स्क्रीन? एंड यूरासिल, राइट। अब देखो रूल है इनका, आपको पता है कि अब हम नाइट्रोजनस बेस की बात करें। देखो आरएनए जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है मोस्टली, लेकिन हमारा कंसर्न डीएनए का, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। तो ये जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं ये एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं, ठीक है जी। इनके जो बॉन्डिंग होती है एक दूसरे के साथ वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में होती है। कहना क्या चाहती हूँ मैं, क्योंकि मैंने डीएनए पूरा नहीं पढ़ाया तो मैं अभी सिंपली ये बता रही हूँ कि ये एक थ्रेड है डीएनए की, ये दूसरी थ्रेड है डीएनए की। सबको स्क्रीन दिख रही है ना? तो एक थ्रेड पे प्यूरीन होगा और एक थ्रेड पे पिरामिडीन होगा, और वो एक दूसरे से बॉन्ड करेंगे, ठीक है जी। अब कौन सा कभी प्यूरीन प्यूरीन आपस में बॉन्ड नहीं करते, अगर वो करते हैं ना तो वो क्या हो जाती है? सिंगल बेस पेयर वाली म्यूटेशन। याद है आपने अपनी म्यूटेशंस करी होगी, पॉइंट म्यूटेशन। आपने वहां पे ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन शायद सुना होगा, करे? चलो कोई ना, पहले इसे समझते हैं फिर एक बार रिवाइज करा दूंगी। तो जो तुमको याद रखना है वो ये कि प्यूरिन्स पिरामिडीन्स के साथ हमेशा बॉन्डेड हो गए हैं, ठीक है। तो मुझे कैसे याद है, मुझे फॉर सम रीजन इसी तरीके से याद है कि ए, मैं हमेशा जब भी मैं बोलती हूँ नाइट्रोजनस बेस मेरे माइंड में ऐसे ही आते हैं, ए टी जी सी, मुझे ऐसे ही याद है। दिस इज प्यूरिन एंड दिस इज पिरामिडीन। एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्डेड होता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्डेड होता है। These are the hydrogen bonds. ये नीट का क्वेश्चन है, ठीक है जी। इन द केस यूरिसिल, यूरिसिल आपको कभी डीएनए में नहीं मिलता, इट इज प्रेजेंट ओनली इन आरएनए एट ए प्लेस ऑफ थाइमिन, ठीक है। तो ये मेरा डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया, ये जो मैंने ऊपर बनाया। अब मैं आपको आरएनए का बना देती हूँ यहाँ पर। तो आरएनए के केस में आपको मिलेगा ए यू जी सी, और बीच में इनके कौन से बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? बना लिया सबने? चलो नेक्स्ट। देखो अब प्यूरिन्स मैंने बोला था ना छोटा नाम है, तो उसमें आपने 2 रिंग बनाया और पिरामिडीन में आपने 1 रिंग बनाया। मैं इसे नंबरिंग भी कर सकती हूँ, इट इज लाइक 1। ये अच्छा तुमको पता है ना, जहां पर भी इतनी ये सबको आती होगी कि जहां पर लाइंस 2 लाइंस मिलती है बेसिकली वहां पे कार्बन होता है,
Yo है ना? ma'am. सो देयर विल बी कार्बन नंबर 1, यहाँ से बनाना, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6, ठीक है? Yo ma'am. सेम चीज जरा यहाँ पे करो, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6, ठीक है? उसके बाद कार्बन नंबर 7, कार्बन नंबर 8 एंड कार्बन नंबर 9, क्लियर? Yo ma'am. कार्बन की नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लिख लो इसे एक बार। Mom done. Okay. No. Alright. अब हमने, तुमको याद है, पीछे जाए एक बार, तो हमने क्या बोला था? हाँ, हमने बोला था नाइट्रोजनस बेसिस। तो ये जो प्यूरिन एंड पिरामिडिन है, ये नाइट्रोजनस बेसिस है, मतलब इनके स्ट्रक्चर में क्या मिलना चाहिए आपको? Nitrogen. Nitrogen. तो नीट कैसा क्वेश्चन पूछ लेता है, वो आपसे ये पूछ लेता है कि स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन है कहाँ, ठीक है? तो मुझे बताओ, जिसमें 2 रिंग है वो प्यूरिन होगा या पिरामिडिन? Purine. ना, तो ये है मेरा प्यूरिन, ठीक है? कोई भी प्यूरिन है, प्यूरिन के नाम बताना दो। Adenine Guanine. Guanine. ग्वानिन, शाबाश, एडेनिन एंड ग्वानिन, राइट? तो मैं ये प्यूरिन का स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ठीक है? देखो, प्यूरिन का स्ट्रक्चर वही बनाया जो पीछे बनाया, पहले आपने 2 रिंग बनाए, फिर आपने उनको लेबल किया, ऐसे लेबल किया ना हमने। Yo ma'am. अब तुम्हें कहाँ कहाँ नाइट्रोजन रखना है ये याद रखना है, तो अपना हाथ उठाओ, हाथ दिख रहा है सबको मेरा? No ma'am. No ma'am. हाथ क्यों नहीं दिख रहा मेरा? हाथ दिख रहा है मेरा? Yo ma'am. तो आप अपने फिंगर टिप पे ऐसे चीजें काउंट करते हो? Yo ma'am. तो हाथ देखो, ये सबसे पहला जो पॉइंट है ये 1 होगा। Yo ma'am. 1 के एंड में कौन सा होता है पॉइंट? 3. 7 कहाँ पर है? Yo ma'am. 7 के एंड में क्या होता है? 9. राइट, 1 3 7 9, सही बात है? Yo ma'am. क्लियर है ना सबको? 1 3 7 9 कैसे काउंट करा? Yo ma'am. वापिस आओ, नाइट्रोजन कहाँ पुट करने हैं? प्यूरिन्स में, नाइट्रोजन की साइट, कार्बन नंबर 1 पे डालो, ये रहा कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 3 पे डालो, 1 3, कार्बन नंबर 3 पे डाला, उसके बाद 7 9, 7 9 पे डाल दो। देखो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा या नहीं? देखो अपनी कॉपी में डालो, वहां पर बनाओ बनाओ, बना? Yes ma'am. याद रह जाएगा 1 3 7 9? Yo ma'am. फिर भी अपने कॉपी में अगर बाई चांस तुमको डर है कि मैं लेटर ऑन भूल जाऊंगी, कोई भी भूल सकता है, तो यहाँ लिख लो 1 1 3 7 9 7 9, 9. ऐसे लिख लो। Please. हाँ, मुझे ये जानना है नाइट्रोजन कहाँ पुट कर रहे हैं बेटा, तो हाथ देख अपना, ये वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? नंबर 1। ये इसके नीचे वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी? सबसे नीचे Number 3. 3, 7 यहाँ पर है, 7 एंड में कौन सी लाइन आती है? 9. ना, ऐसे काउंट करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 3 7 9 इज द पॉइंट जहां पर नाइट्रोजनस ग्रुप लगे होते हैं इन द केस ऑफ प्यूरिन। हमने ऐसे याद किया है, ठीक है? ओके, बस बना दो ये। तो तुमसे ये पूछ सकते हैं प्यूरिन्स में नाइट्रोजनस बेस कहाँ लगे है, इससे ज्यादा डिफिकल्ट आ ही नहीं सकता, आता ही नहीं है। क्लियर? Yo ma'am. चलो आगे। तो पिरामिडिन भी देख लो, पिरामिडिन सिंपल है, एक ही रिंग था ना उसमें, तो एक ही रिंग था, तो एक ही रिंग जितना है 1 3 एक ही रिंग में कवर हो रहे हैं ना, तो 1 और 3 पोजीशन पर नाइट्रोजन डाल दो बस। बस याद रखना कि बेंजीन रिंग में कार्बन नंबर 1 इसे मत लिखना यार, फिर तो सब गड़बड़ हो जाएगा। कार्बन नंबर 1 साइड से स्टार्ट करना, C1 C2 C3,
C4 ठीक है। अगर ये गलत कर दिया फिर गलत हो जाएगा, है ना, इसका ध्यान रख लेना बस। डन। चलो अब हम बात करते हैं नाइट्रोजनस बेसिस की, तो हो गई। 5 कार्बन शुगर की बात करते हैं। ये शायद गलती से लिख दिया मैंने। तो 5 कार्बन शुगर की बात करेंगे हम। तो 5 कार्बन शुगर में क्या होता है, सबसे पहले ऑक्सीजन लगा होता है। यहाँ पे बनाती हूँ। सबसे पहले ऑक्सीजन लगा है, ठीक है। फिर वहां से तुम बनाओ चेन, एक थोड़ी अंदर की तरफ बेंड करके बनाना यार, खुद बनाना तभी होगा, नहीं तो ना ऐसे भूल जाएगा। ठीक है, अब कार्बन लिख रही हूँ मैं, देखना। कार्बन 1, कार्बन 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कार्बन 3, 4, लेकिन ये 5 कार्बन की होती है ना, 5 कार्बन शुगर। तो कार्बन नंबर 4 के ऊपर कार्बन नंबर 5 अटैच होता है। कार्बन नंबर 4 के ऊपर 5 अटैच करना है, ठीक है। यही राइबोज में है और ये डिऑक्सी राइबोज में, राइट। अब इसी चीज को हम पीछे देख लेते हैं। देखो, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, सेम चीज, 1, 2, 3, 4, 5। अब कोई ये बोले कि क्या हम इसको लिख सकते हैं कार्बन नंबर 4? लिख सकते हैं। अगर यही पिक्चर, यही डायग्राम मैं इस डायरेक्शन में देख रही होती, तो मैंने बनाया ना अपने आगे डायग्राम 2D में, तो मैं 2D को ऐसे देख लेती, तो लिख तो मैं सकती थी ना, पर फिर सब कुछ रिवर्स हो जाता। फिर होता कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, ऐसे दिखता। मिरर इमेजेस तो होगी एक दूसरे की, मिरर इमेज नहीं होगी। लिखी जा सकती है, पर हम याद करने के लिए कोई एक सीक्वेंस में याद कर लेते हैं। तो तुम बस ये याद रखना किस कार्बन के साथ क्या अटैच है, ठीक है। क्वेश्चन वहां से आएगा। क्लियर? अब क्या करो, अब इनके साथ एल्कोहलिक ग्रुप अटैच कर दो, ठीक है जी। तो कार्बन नंबर 2 के साथ एल्कोहलिक ग्रुप अटैच करो OH, 3 के साथ भी करो OH। C1 ऑलरेडी किसी के साथ ऑक्यूपाइड होगा, C4 बिजी है, C5 भी अभी बिजी होगा। तो 2 और 3 के साथ ना आप एल्कोहलिक ग्रुप अटैच कर दो। अब मुझे बात बताओ, डीऑक्सी राइबोस और राइबोस शुगर में क्या फर्क था, किसमें एक ऑक्सीजन कम थी? हाँ, तो डीऑक्सी राइबोस की कार्बन नंबर 2 से एक ऑक्सीजन निकाल लो और यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन छोड़ दो। क्लियर? अब इसे करने से हुआ क्या, नेचर में ऐसा हुआ। पहले क्या हुआ, पहले आई थी राइबोस शुगर, ठीक है, यही वाली शुगर आई थी राइबोस, ये वाली। फिर ना ये ना जो एल्कोहलिक ग्रुप होता है ये बहुत रिएक्टिव होता है, ये जिससे मिलता है उससे रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। तो OH जो होता है हाईली रिएक्टिव होता है। अब जो नेचर थी ना, नेचर में सारे, तुम्हें पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म पानी में पैदा हुए थे, पता है ये बात? तो जो जो लाइफ थी वो तो पानी में ओरिजिनेट हुई थी। अब पानी में ओरिजिनेट होने के बाद लिविंग फॉर्म्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होना चाहते थे, सेल्स चाहते थे वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को जन्म दे, ताकि वो पानी से बाहर भी निकले और धरती पे और चीजों को ऑब्जर्व करे और उसको यूटिलाइज करे। तो वो करने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो राइबोस शुगर थी वो बहुत ही डिस्टेबलाइज थी, क्योंकि OH ग्रुप किसी के साथ भी रिएक्ट कर जाता था। तो नेचर ने टाइम के साथ नेचर ने क्या किया कि कार्बन नंबर 2 से एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हटा दिया। जैसे ही ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हटाया ना, ये कम रिएक्टिव हो गया। तो राइबोस शुगर और डीऑक्सी राइबोस शुगर में राइबोस शुगर ज्यादा रिएक्टिव होती है, इसलिए अनस्टेबल होती है। और DNA हमारा ज्यादा स्टेबल क्यों होता है, उसका एक रीजन है कि कार्बन नंबर 2 पे H ग्रुप पड़ा है, OH नहीं पड़ा, इस वजह से वो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो ये एक O हटाने की वजह से डीऑक्सी राइबोस शुगर ज्यादा स्टेबल होगी, इसलिए DNA ज्यादा स्टेबल है और हमारा जेनेटिक मटेरियल है। RNA जल्दी से चेंज हो जाता है, इसलिए वो हमारा जेनेटिक मटेरियल नहीं है। बात समझ आई? ठीक है, तो ये एक ये स्ट्रक्चर हो गया। चलो आगे बनते हैं, अभी तो और भी करना है हमें इसे, ठीक है। अब तीन चीजों से बना था ना न्यूक्लियोटाइड, एक तो था नाइट्रोजनस बेस, दूसरा शुगर शुगर, लास्ट इज फॉस्फोरिक ग्रुप। तो फॉस्फेट ग्रुप जो होता है इसको फॉस्फेट भी कहते हैं
इसे फॉस्फेट आयन भी कहते हैं, फॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं, फॉस्फेट ग्रुप भी कहते हैं, तो परेशान नहीं होना, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप जो होता है PO4 3 नेगेटिव के फॉर्म में हम लिखेंगे, और एक नेगेटिव चार्ज देता है DNA RNA दोनों को। नीट का ये क्वेश्चन है, क्लियर? ये आपके स्कूल में वाइवा में भी पूछ सकते हैं, ठीक है जी। अब हम समझते हैं कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बना है। ये तीनों चीजें मिलके न्यूक्लियोटाइड बना है ना, अब इन्हें मिलाते हैं, ठीक है। देखो, तो हम लोग पीछे क्या पढ़ रहे थे, हम कह रहे थे एक होता है न्यूक्लियोटाइड और एक होता है न्यूक्लियोसाइड, सही बात है। यो मैम। टाइड मतलब तीन, यो तो जिसके बाद तीनों चीजें होगी वो न्यूक्लियोटाइड है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड कौन होता है, टाइड या साइड? है ना। तो जिसके पास तीनों चीजें है वो न्यूक्लियोटाइड, जिसके पास तीनों चीजें नहीं है वो न्यूक्लियोसाइड। तो पहले छोटा स्ट्रक्चर बनता है फिर बड़ा स्ट्रक्चर बनता है, तो पहले न्यूक्लियोसाइड बनता है, न्यूक्लियोसाइड चेंज होता है न्यूक्लियोटाइड में, ठीक है। तो मैं इसको ऑपोजिट लिखूंगी अब, कि पहले बनेगा, होता क्या है देखो, मान लो ये हाथ है और इस हाथ में लगता है मधुमक्खी ने काटा है, बहुत मोटू है, ठीक है जी। इस हाथ का एक सेल है, मैंने बाहर निकाल लिया, ये है सेल, यूक्रियोटिक सेल है, तो इसमें न्यूक्लियस होगा। मैं तुम्हें दिखा रही हूँ कि इसमें DNA कैसे बना। तो DNA बनाने के लिए फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेसिस और पेंटोस शुगर इसी में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, ये एक दूसरे के साथ आके चिपक जाते हैं बस, ठीक है। तो मैं इसके अंदर का प्रोसेस दिखा रही हूँ कि क्या हुआ होगा। फर्स्ट पेंटोस शुगर बनाओ, कॉपी में साथ साथ बनाना। पेंटोस शुगर होगी, अरे फिर टेढ़ी बन गई, एक मिनट। जब मैं तुम्हें DNA RNA रेप्लिकेशन कराऊंगी तो न्यूल सी पेंटो शुगर बन गई, और पेंटो शुगर के पास कार्बन नंबर 1 पे आके अटैच हो जाता है नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस। तो DNA के 3 कंपोनेंट्स से कितने कंपोनेंट्स यहाँ मेंशन कर दिए मैंने? 1 बेटा 2 नहीं करे, 2 कौन कौन से? शुगर और नाइट्रोजन बेस। हाँ, तो जब ये दोनों कनेक्ट होते हैं इन्हें हम बुलाते हैं न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। सो दीज आर द न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोसाइड्स फिर फाइनली न्यूक्लियोसाइड्स के ऊपर आके अटैच हो जाता है कौन? फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस को मैं N भी लिखूंगी। अब फॉस्फेट ग्रुप कौन से कार्बन पे अटैच होता है? तो ये कार्बन नंबर 4 था, कार्बन नंबर 5 पे अटैच होता है, यहाँ पर अटैच हो जाएगा हमारा फॉस्फेट ग्रुप। तो अभी कितने मॉलिक्यूल है DNA के? 3 2 and 3, और तीनों चीजें जब अटैच हो जाती है तो इस मॉलिक्यूल को क्या बुलाऊंगी मैं? न्यूक्लियोटाइड। है ना। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। पहले न्यूक्लियोसाइड बनता है, उसमें जब फॉस्फेट अटैच होता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है, क्लियर? यो मैम। लिखो इसे ऐसे ही बनाना, बनाओ। मैम डन। यस मैम। ओके, यही बात यहाँ लिखी है, थोड़ा सा खोल के देखो। न्यूक्लियोसाइड पेंटोस शुगर है ये, और उसके साथ अटैच हुआ है नाइट्रोजनस बेस, तो न्यूक्लियोसाइड कह देंगे। और जैसे उसमें फॉस्फेट ग्रुप लगा तो हम उसे न्यूक्लियोटाइड कह देंगे, करेक्ट? न्यूक्लियोटाइड था कैसा फॉस्फेट ग्रुप? PO4 नेगेटिव। 1 2 3 4, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल दिख रहे हैं ना तुमको? तो याद रखना ये ऑक्सीजन फॉस्फेट के साथ है, ये रहा कार्बन, और इनके बीच में बॉन्ड बना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है बॉन्ड बना इनके बीच में, राइट? यो मैम। ये बॉन्ड कैसे बना है? दिस बॉन्ड इज लाइक RCOR डैश। ये एक R ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक R ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे वाले बॉन्ड्स को हम क्या बुलाते हैं? एस्टर,
एस्टर। एस्टर बॉन्ड्स है ये, ठीक है। अगर तुमको इतनी डिटेल में नहीं भी यहाँ पर जाना था, दैट इज ऑल्सो फाइन। तुमको याद क्या रखना है वो ये, जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि पेंटोस शुगर नाइट्रोजनस बेस से जिस बॉन्ड के थ्रू अटैच होती है दैट इज अ एस्टर बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं जो आपको प्रोटीन के बीच में मिलते हैं, लेकिन बेटा पेंटोस शुगर इज ए कार्बोहाइड्रेट ना, तो जब एक कार्बोहाइड्रेट दूसरे मॉलिक्यूल से अटैच होता है। अच्छा चलो मैं बॉन्ड आगे पढ़ाती हूँ, इतना इतना लिख लिया सबने? यो यो मैम। किसी को कोई डाउट है क्या? मैम सिल्की को आपकी वॉइस नहीं जा रही है। सिल्की आवाज नहीं आ रही? आप लोगों को आ रही है? यो मैम। अगर बेटा तुझे अकेले नहीं आ रही ना, फिर इंटरनेट का प्रॉब्लम है। सबको नहीं आ रही फिर मेरे एंड पे प्रॉब्लम होगा, है ना। सिल्की और कोई डाउट है? एक्चुअली वो फोन से कनेक्टेड ना, इसलिए। अब थोड़ी देर के लिए लाइट है, लेट मी रिकनेक्ट। मैम भी आ रही है। हम्म। अब आ रही है, बोल रही है। आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। लेफ्ट करके इसलिए नहीं आ रही। अब आ रही है? यो मैम आ रही है। वो लाइट जा रही है ना, तो फोन से कनेक्ट किया हुआ था ना मैंने। अभी हो गया 5 मिनट लाइट आई, तो मैंने दोबारा से वाईफाई से कनेक्ट किया है। सिल्की आवाज आ रही है बेटा अब? यस मैम। बेटा अगर मेरे को मेरे पास चैट नहीं खुला है ना उसमें, क्योंकि मैं उसमें से नेट वेस्ट नहीं कर रही, तो कोई मैसेज करिए, किसी को डाउट हो प्लीज मुझे बोल देना, मुझे मैसेज दिख नहीं रहा ना, ठीक है बच्चों। यो मैम। ऐसे बेचारी को आवाज नहीं आ रही थी, तुमने बताया नहीं मुझे। सिल्की समझ आ गया यहाँ तक? मैम न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोसाइड देख कर सकते हो आप। हाँ देख, मैम कर दो। देख कुछ नहीं होता, 3 चीजों से मिलके बना था ना न्यूक्लियोटाइड, है ना। ये देख यहाँ पर, 2 मिनट के रुक जाना प्लीज, उसको आवाज नहीं आ रही थी। ये देख बेटा, अगर पेंटोस शुगर बनाएगी एक, ये एक मॉलिक्यूल हो गया, और इसके साथ नाइट्रोजनस बेस को ऐड कर देगी, तो ये 2 मॉलिक्यूल हो गए। अगर 2 मॉलिक्यूल बने हैं तो मैंने न्यूक्लियोसाइड बोलूंगी। जैसे ही नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर के साथ आप अटैच कर दोगे फॉस्फेट ग्रुप, तो मैं उसे बोल दूंगी न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि तीनों चीजें अटैच हो गई है। अब नाइट्रोजनस बेस हमेशा कार्बन नंबर 1 पे अटैच होता है, और पेंटोस शुगर हमेशा कार्बन नंबर 5 पे अटैच होती है। बस ये इन दोनों के बीच का मेन फर्क है, समझ आया? यो मैम। ठीक है, चलो अब हम इसके बॉन्ड्स कर लेते हैं। देखो बहुत डिटेल में बॉन्ड्स तो तुमको सर पढ़ाएंगे ही, पर तुमको यहाँ पर जानने के लिए बेसिक बात बता देती हूँ कि जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है ना, जब भी कार्बोहाइड्रेट किसी और कार्बोहाइड्रेट के साथ बॉन्ड बनाए या किसी भी अदर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाए, पर जब कार्बोहाइड्रेट बॉन्ड बनाता है दैट बॉन्ड इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड्स पढ़ते हो जब आप प्रोटीन की बात करते हो, अमीनो एसिड से ज्वाइन होते हैं, पर हम यहाँ पे उसकी बात नहीं करने वाले, ठीक है। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपको मिलता है जब कार्बोहाइड्रेट, बिकॉज दिस इज अ सेक्राइड ना, आपने सेक्राइड बोला था इसको, दिस इज अ शुगर। तो ये जो पेंटोस शुगर है, जब अपने कार्बन नंबर 1 से अटैच होती है किसी भी बेस के पास, कोई भी बेस, प्यूरिन भी हो सकता है, पिरामिडीन भी हो सकता है, तो जब भी ये किसी बेस से अटैच होती है, नाइट्रोजनस बेस से, तो इस बॉन्ड को हम बुलाते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये नीट का एक क्वेश्चन है, वो आपसे पोजीशन पूछ लेगा कौन से कार्बन से अटैच होता है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपको याद है प्यूरिन्स और अगर आपको याद है पिरामिडीन्स, तो मुझे बताओ प्यूरिन में कितने रिंग्स थे? टू। टू रिंग्स थे। और कौन कौन सी पोजीशन ट्रोजन था? 1 1 3 6 7 3 3 7 वन 9 वन थ्री 3 सेवन 7 एंड 9। 9। वेरी गुड, शाबाश। पिरामिडिन में कितने रिंग थे? 1 3 2 तुम्हारी प्रॉब्लम 1 और तुम्हारी 3। प्रॉब्लम पता है क्या है, तुम क्वेश्चन नहीं सुनते, तुम्हारी बस इतनी सी प्रॉब्लम है। मैम। मैंने पूछा उसमें रिंग कितने थे? मैम 1 ही था। 1 मैम 1 और 3 भी मैम ये आंसर बोल रहे थे 1 और 3 होते हैं।
मैंने पूछा था रिंग कितने हैं, मैंने पूछा था नाइट्रोजन कहाँ अटैच है। तुम्हारी बस यही प्रॉब्लम है कि तुम क्वेश्चन नहीं सुनते हो, और कोई नहीं जानना चाहता कि तुम्हें नॉलेज कितनी है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में, कोई नहीं जानना चाहता। कोई एंट्रेंस एग्जाम कभी ये नहीं देखना चाहता तुम्हें आता कितना है, वो ये देखना चाहते हैं कि वो जो पूछ रहे तुमको आता या नहीं। बस अगर तुमको वो आता तो उनके हिसाब से तुम बन सकते हो कुछ भी, किस भी एग्जाम, जिस भी जो भी एंट्रेंस एग्जाम है वो, उन्होंने जो पूछा अगर तुमको नहीं आता तो फिर उनके हिसाब से तुम नहीं बन सकते हो। समझ आई? उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें बाकी कितना आता था। तो क्वेश्चन ध्यान से सुना करो, क्योंकि एंट्रेंस में सिर्फ क्वेश्चन पे ही है, नॉलेज कोई चेक नहीं कर रहा, नॉलेज तुम्हें लाइफ में काम आएगी। एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के लिए क्वेश्चन ध्यान से सुनना होता है, तो सवाल ध्यान से सुना करो पेशेंस के साथ। और तुम सिर्फ सवाल तब ध्यान से नहीं सुनते जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हें आंसर आ रहा है, इसे कहते हो ओवर कॉन्फिडेंट होना। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते, जब नॉलेज हो ना तब सबसे ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। समझ आई बात? नाइट्रोजन नंबर, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 3 पे है। क्वेश्चन ये है, ये जो शुगर है पेंटो शुगर, ये कार्बन नंबर 1 से अटैच हो रही है नाइट्रोजनस बेस से। नाइट्रोजनस बेस पे कहाँ अटैच हो रही है, ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कैसे करोगे? जो प्यूरीन है, जो पिरामिडिन है, पिरामिडिन का स्ट्रक्चर बड़ा था, सॉरी नाम बड़ा था, लेकिन स्ट्रक्चर सिंपल सा था ना, तो वो बहुत सिंपल होता है। तो कहता है मुझे कॉम्प्लिकेट करना नहीं है कुछ भी, तो वो क्या कहता है अपने कार्बन नाइट्रोजन 1 से ही अटैच हो जाता है। यानी कि किस पोजीशन से अटैच होगा, देखो ऐसे, इस वाली पोजीशन से अटैच होगा। समझ आया? यो मैम। बॉन्ड कैसे बना? यो मैम। C1 एंड N1 के बीच में बॉन्ड बना इन द केस ऑफ पिरामिडिन। ये अपने हाथों से बनाना तभी क्लियर होगा। पिरामिड। और प्यूरीन के केस में क्या होता है 9, वो कहता है मैं लास्ट वाले से बनूंगा। लास्ट वाले से कैसे बनेगा वो फिर? ये वाला नाइट्रोजन नीचे आएगा, मैं इसको सिंपल ही लिख देती हूँ, प्यूरीन कार्बन नंबर 1 एंड नाइट्रोजन नंबर 9। ठीक है जी, ये रहे नीट के क्वेश्चन। यो मैम। जो डिफिकल्ट अगर आया ना पेपर तो ये पूछ लेगा। क्लियर है सबको? मैम। बहुत इंपॉर्टेंट 4 नंबर के 2 क्वेश्चन है ये लिखो। एंड द बॉन्ड विल बी ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। तो 3 क्वेश्चन है यहाँ पे 4 नंबर के आपके। हाँ प्रिया बोलो। मैम आपने बेस की जो नीचे बनाया ना, उसके ऊपर नहीं बनाया बॉन्ड? मैम उसके ऊपर वो उसके नहीं पीछे बनाया नहीं, रिंग। सही से नहीं बन, वो सही से नहीं बन रहा था ना, इसलिए हटा दिया था मैंने, यस नीचे मैम। लिख दिया मैंने इसलिए यहाँ पर। मैम डन। जो मैं चलो, अगर कार्बन नंबर 1 से बेस अटैच हो रहा है थ्रू कौन सा बॉन्ड? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। है ना? तो फिर कार्बन नंबर 4 एंड 5, कार्बन नंबर 5 से फॉस्फेट भी अटैच होता है। ये बॉन्ड का एंगल गलत लिखा है, ये बॉन्ड सॉरी। और इस बॉन्ड को हम कहते हैं फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। एस्टर बॉन्ड एक ही एस्टर है या डाई एस्टर नहीं है, ठीक है जी। तो इसे हम बुलाते हैं फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। सो आई विल से कार्बन नंबर 5 से हमारा अटैच हो रहा है फॉस्फेट ग्रुप PO4 टू नेगेटिव, एंड दिस बॉन्ड इज नोन एज फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। एस्टर बॉन्ड। याद रखना एक ही है, 1 एस्टर बॉन्ड लिख लो वहां पे, क्योंकि आगे एक जगह कभी कंफ्यूजन आएगी। ठीक है जी, ये नीट का क्वेश्चन आता है। कार्बन नंबर 5 है, 4 नहीं है, भूलना मत। ओके, जो मैम लिखो इसे। ऐसे एक बॉन्ड और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है जी, अब देखो ध्यान से देखना इस पिक्चर को, मेरे को ये पिक्चर देखो,
दिस वन, ए वाली। और मुझे बताओ ये देख के ये क्या, इज इट डीएनए और आरएनए का न्यूक्लियोटाइड? मैम आरएनए कैसे पता चला? इसमें ऑक्सीजन 2 है, दो OH ग्रुप है। इसमें 2 OH है। देखो ये नाइट्रोजनस बेस है और ये इसका कार्बन कौन सा होगा, कार्बन नंबर 1 राइट। ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2 पे यहाँ पे OH लगा है ना, तो OH लग गया, दैट मींस दिस इज अ राइबोस, है ना। सो दिस इज अ राइबोस, राइबोस शुगर है ये। राइबोस की बात हो रही है यहाँ पे, शुगर नहीं लिख रही मैं, ठीक है। ये इसका कार्बन नंबर 4, इसका कार्बन नंबर 5 और यहाँ पे लगा है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है जी। तो एक न्यूक्लियोटाइड, दिस इज अ न्यूक्लियोटाइड ना, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच होता है तभी तो चेन बनती है। अब ये जानना चाहते हैं दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ ये कैसे अटैच होता है। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, प्लस ये बी वाला भी एक न्यूक्लियोटाइड है। तो ये दोनों आपस में बॉन्ड कहाँ बनाते हैं? देखो कार्बन नंबर 1 बिजी है, ए 1 वाला तो बिजी है, 2 वाले के पास OH है, वो ऑलरेडी वेरी रिएक्टिव है, ठीक है, तो ये किसी ना किसी का रिएक्ट करता रहता है। 4 वाला बिजी है, उसने 5 वाले को अपने सर पे उठा रखा है, 5 वाला फॉस्फेट के साथ फ्री बिजी है। तो कौन से वाले 2 कार्बन है जो फ्री है? C3 और 2। देखो ना, कार्बन नंबर 1 फ्री है या बिजी? मैम फ्री बिजी। या बेस के साथ अटैच है, बिजी है। कार्बन नंबर 4 बिजी है, फ्री? बिजी है बिजी है, उसने 5 को उठा रखा है। कार्बन नंबर 5 बिजी है या फ्री? बिजी उसने 5 को उठा रखा है, तो कौन सा फ्री मिल रहा है हमें? नंबर 3 2 एंड 3, है ना। थर्ड और सेकंड। हाँ, थर्ड एंड सेकंड। और हमें पता है डीऑक्सी राइबोस में तो सेकंड वाला कुछ कर नहीं सकता क्योंकि सेकंड वाले पे O होता ही नहीं है, यानी कि थर्ड वाला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो थर्ड वाला जो है ना वो आगे जाके रिएक्ट करता है। तो क्या होता है, एक न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 3 अटैच कर जाता है फॉस्फेट ग्रुप ऑफ दूसरे न्यूक्लियोटाइड का। पता है कैसे? देखना, अब जहां मैं कलर करूंगी उसी पे ध्यान देना। ये देखो, ये कार्बन नंबर 3, ये इसका OH ग्रुप है, ये न्यूक्लियोटाइड नंबर 2 है, ये इसका फॉस्फेट ग्रुप है, राइट। ये सही बात है। अब देखो इनके बीच में क्या हुआ, कार्बन नंबर 3 का हाइड्रोजन निकल गया, सिर्फ ऑक्सीजन बचा। उसने इसके हाइड्रोजन को भी रिमूव करा दिया और एक ऑक्सीजन को रिमूव करा दिया। तो बीच में क्या बना, एक फॉस्फेट के साथ ये जाके अटैच हो गया ना, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन निकले तो वाटर निकल गया बाहर। तो एक बाल्टी पानी बाहर निकाल दो, एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, तो कार्बन नंबर 3 दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट से अटैच हो जाता है। समझ आया क्या हुआ यहाँ पे? यस मैम। और ऐसे इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, राइट। अब इसी को देखो कैसे लिखूंगी मैं, कार्बन नंबर 3, ये कौन सा कार्बन है? कार्बन नंबर 5 ये कार्बन नंबर 4, यस। तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ कैसे अटैच हुआ है, देखो कार्बन नंबर 3 फॉस्फेट, फिर कार्बन नंबर 5। फॉस्फोरस बॉन्ड। हाँ, ये एक न्यूक्लियोटाइड है और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, करेक्ट। यस मैम। 2 जगह बॉन्ड लगे ना, ये है ना। तो ये भी मेरा फॉस्फो एस्टर बॉन्ड और 2 एस्टर बॉन्ड, इसलिए मैं इसे बोलूंगी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्या करता है, एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कनेक्ट करता है। क्लियर? मैम H2O कहाँ से निकाला ये? H2O यहाँ से निकाला, देख ऐसे अटैच नहीं हुआ, ये OH था ना, और यह फॉस्फेट के पास भी OH था, तो यहाँ से हमने निकाल दिया 2 OH को ऐसे, ठीक है। मैम नंबर 3 तो OH के साथ लगा है, तो वो फ्री कैसे हुआ? क्या चीज? मैम कार्बन नंबर 3 बिजी है तो वो फ्री कैसे हुआ? उसके साथ तो OH लगा है। नहीं, बिजी नहीं है, OH इज ए वेरी रिएक्टिव ग्रुप, तो OH किसी के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, तो वो जाके फॉस्फेट के OH के साथ रिएक्ट करके पानी निकाल देता है, मैम। ठीक है। तो मैम सेकंड भी कर सकता था ना ऐसे तो फिर?
हाँ, इसके केस में सेकंड भी कर सकता था, लेकिन नेचर ने डेवलप किया है कि थर्ड वाला करता है। क्यों? क्योंकि सेकंड वाले के साथ अगर आप देखो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड में सिर्फ हाइड्रोजन होता है, तो वो ये नहीं करता। तो डीएनए के केस में भी कार्बन नंबर थर्ड ही रिएक्ट करता है। नेचर ने इसी तरीके से डिजाइन किया है। ठीक यस मैम। हाँ ओके, लिखा सबने? यो मैम। किसी को कोई डाउट? मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम आ आवाज रही नहीं? है। अच्छा, किसी को कोई डाउट? नहीं आ रही है। किसी को कोई डाउट? बना लिया? नो मैम। बना लिया? मैम बना लिया। देखो, ये ना 11th में ना पिक्चर है आपके पास बायोमोलिक्यूल्स में, ये करके आना कल। ठीक है, ये काम आएगी क्योंकि दे रखी है। ध्यान से देखना। जब एडेनिन सिर्फ प्यूरिन की फॉर्म में लिखा है, तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, तो मैं उसे एडेनिन बोलती हूँ, नाइट्रोजनस बेस को। ठीक है, जब एडेनिन पेंटो शुगर के साथ अटैच हो जाता है, तब मैं उसे एडिनोसिन बोलती हूँ। ये वोकेबलरी है जो पता होनी चाहिए। ठीक है, सो दिस इज अ न्यूक्लियोसाइड इफ आई एम नॉट नो। यो मैम। तो न्यूक्लियोसाइड के लिए वर्ड यूज हो सकता है। अगर एडेनिन लगा है तो एडिनोसिन, थायमिन लगा है तो थाइमोसिन, यूरेसिल लगा है तो, समझ रहे हो ना ये बात, कि जैसे ही न्यूक्लियोटाइड लगेगा तो आप उसके आगे सिन सिन लगा दोगे। और अगर मैं ये न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में निकलती, तो न्यूक्लियोटाइड को आप कैसे बुला सकते हो? नाइलिक एसिड लगा दोगे। ठीक है, ग्वानिलिक एसिड, तो नाइलिक एसिड, एसिड एसिड वर्ड जब लगाओगे दैट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियोटाइड। ये वो कैप समझ आई? यो मैम। तो अकेला जब नाइट्रोजनस बेस पड़ा है तो उसका नाम लिखोगे। जब वो न्यूक्लियोसाइड की फॉर्म में बना है तो उसके नाम के आगे सिन लगा दोगे। और अगर वो न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में पड़ा है तो उसके नाम के आगे एसिड लगा दोगे। क्लियर? यो मैम। चलो क्वेश्चंस करें थोड़े से। यो मैम। यो मैम। पहले क्वेश्चंस करते हैं। ओके, ऑलराइट, जूम 6 कर दो क्वेश्चंस। हाँ, मैम, जूम कर दो थोड़ा। अच्छा, दिख नहीं रहा? दिख रहा है। मैम अब तो दिख रहा है। दिख रहा यो है? ओके, ट्राई दिस। 6 क्वेश्चंस है, 4 मिनट्स में हो जाने चाहिए क्योंकि छोटे हैं। इतने ही चल रहा। तो मैं पानी पी के आई। क्वेश्चन करके जाना है, जाना मत है। मैम। चल रही है। इधर आ गई। हुआ? यो मैम। मैम आंसर्स तो नहीं भेजे तुमने? मैम हमने सोचा हमने बोलने होंगे। अच्छा, ओके ओके, हाँ ये भी ठीक है। सारे कर लिए? यो मैम। यो मैम। यो मैम। 2 मिनट और ले लो, काफी सारे थे।
चलो ओके, क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉलीमेरिक। पॉलीमेरिक का मतलब होता है ऐसा कोई स्ट्रक्चर जो चेन बना देता है। पॉलीमर का मतलब होता है छोटी छोटी यूनिट मिलके चेन बनाए। तो प्रोटीन पॉलीमेरिक होते हैं, वो अमीनो एसिड की चेन होते हैं। यो मैम, पॉलीसेकेराइड्स आर द शुगर, तो मैम। कार्बोहाइड्रेट भी अटैच हो के पूरी चेन बना देते हैं, तो दे आर पॉलीमेरिक। न्यूक्लिक एसिड भी किसकी चेन होते हैं? मैम न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स की चेन होते हैं। तो कौन सा नहीं हुआ? दैट वुड बी लिपिड। ठीक है जी, ये चेन नहीं होते, राइट। यो तो सी वुड मैम, बी द आंसर। चलो ये इससे इनडायरेक्ट क्वेश्चन था, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन था, तो चलो हो सकता है गलत हो। आंसर वुड सी। न्यूक्लियोटाइड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, सही है। ईच न्यूक्लियोटाइड इज अ कंपोजिट मॉलिक्यूल फॉर्म बाय, तो 3 चीजों से बना होता है। किन 3 चीजों से बना होता है? नाइट्रोजन नाइट्रोजन बेस नाइट्रोजन बेस शुगर और हाँ, फॉस्फेट। तो ये फॉस्फेट। बना होता है, मैम इसमें 2 बार क्यों देके रखा हुआ है ये? इनमें बना होता है नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। आंसर ए होना चाहिए। इसमें अब सी में भी यही दिया है ना, बेस, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, लेकिन उन्होंने उसको कैसे लिखा है? उन्होंने उसको लिखा है ब्रैकेट के अंदर विद एन। तो ये तुमने प्रोटीन के केस में पढ़ा होगा, क्योंकि बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन आया ना, थोड़ा चेंज हो गया है। प्रोटीन में आपने पढ़ा होगा, आप आपने वो चैप्टर भी पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, पॉलीमर्स, जिसमें आप पॉलीमर में ऐसे ही बनाते हो ना, एन लिख देते हो। पढ़ना है अभी। यस मैम, अच्छा, कि वो ऐसे, हाँ, कि कंप्लीटली कैसे रेपिटेटिव होता है, पर हम ऐसे न्यूक्लिक एसिड्स नहीं लिखते, तो आंसर वुड बी ए। ए। विच प्यूरिन बेस इज फाउंड इन आरएनए, तो आरएनए में कौन सा प्यूरिन बेस मिलता है? यूरेसिल। यूरेसिल। यूरेसिल, यूरेसिल प्यूरिन है, पिरामिडिन है? क्वेश्चन में क्या पूछा है? ग्वानिन होगा इसका आंसर। क्वेश्चन में प्यूरिन पूछा इन द केस ऑफ आरएनए, तो प्यूरिन क्या होता है? ग्वानिन। हाँ, तो एडेनिन तो दे नहीं रखा, बचा गया ग्वानिन। आंसर वुड ग्वानिन। हो गया गलत? हो गया ना गलत? गलत पढ़ने से हुआ। पेज ही पढ़ा करो, चाहे कोई क्वेश्चन जितना भी इजी रखे। तुम खुद सोचो, वो 4 नंबर के लिए तुम्हें इजी क्वेश्चन क्यों देखा? कुछ लिख हो सकती है ना। ये 1996 में बहुत बच्चों का करियर खराब हुआ होगा, आई एम प्रीटी श्योर। Which of the following nucleotide sequences contain 4 pyrimidine bases? 4 pyrimidine के bases होने चाहिए। pyrimidine, थायमिन, यूरेसिल होता है, और सी। तो थायमिन होना चाहिए, थायमिन है, ये थायमिन है, थायमिन यहाँ तो नहीं है, और एडिनोसिन है, एडिनोसिन किसका न्यूक्लियोटाइड ढूंढना है ना? पिरामिडिन ढूंढना है ना। यो मैम, ये तो नहीं चाहिए हमें। साइटोसिन चाहिए, 1 2 3 4 हो गए, 4 पूरे। ए है आंसर इसका, 4 तो पूरे हो गए। तुमने क्या किया था? मैम ए। यही बनता है, एक बनता है, 1 2 साइटोसिन, 3 1 यूरेसिल। यहाँ पे भी 3 आ रहे हैं सिर्फ, 1 2 3, यहाँ भी 3 आ रहे हैं सिर्फ। 4 ढूंढने थे हमें, 4 तो सिर्फ इसी में आ रहे हैं, पिरामिडिन। ए होगा इसका आंसर। मैम 4 कैसे आए? मैम कैसे? 4 ऐसे आए, एक आ गया हमारे पास थायमिन, एक आ गया थायमिन, 2 थायमिन यो मैम, और 2 साइटोसिन, ऐसे आए। ठीक है, मैम बहुत ध्यान से देखना, ऐसा हो सकता है तुम्हें ना फोन में सही से दिख रहा हो, तुम्हारी गलती भी नहीं है। इन आरएनए थायमिन इज रिप्लेस बाय, थायमिन की जगह क्या होता है आरएनए में? अब यहाँ पर है वो आंसर जो तुम्हें। एडेनिन इज व्हाट? प्यूरिन, पिरामिडिन? प्यूरिन। क्वेश्चन नंबर 40 एक बार एक्सप्लेन कर दो। क्वेश्चन नंबर 40 40 वो पूछ रहा है तुमसे बेटा कि विच प्यूरिन बेस इज फाउंड इन आरएनए। वो कह रहा है आरएनए में प्यूरिन कौन सा मिलता है। तो बेटा प्यूरिन एंड पिरामिडिन तो वही होते हैं ना। प्यूरिन होता है एडेनिन, साइट ग्वानिन, और पिरामिडिन होते हैं थायमिन एंड साइटोसिन साइटोसिन। हाँ, साइटोसिन एंड यूरेसिल। तो वो तुमसे पूछ रहा था आरएनए में कौन सा प्यूरिन मिलता है, प्यूरिन पूछ रहा है।
तो आरएनए में जो प्यूरिन मिलते हैं वो एडेनिन एंड ग्वानिन है। ग्वानिन यहाँ पे आंसर में था नहीं, तो बस एडेनिन था नहीं तो ग्वानिन आंसर हुआ। यो मैम। यो मैम। क्लियर सबको? यो मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, क्वेश्चन नंबर ये वाले 1 2 3 4, ये 2 ये क्वेश्चंस, एक ये क्वेश्चन, ठीक है? यस मैम। किसी को कोई डाउट? चलो फिर मिलते हैं कल, और कल हम डीएनए का स्ट्रक्चर करेंगे,